नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन के दोनों सहयोगियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ये चर्चा एक बार फिर गर्म हो गई जब एक बैठक में सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सहारनपुर देहात के सपा विधायक आशू मलिक आपस में भिड़ गए। ये बैठक हो रही थी विकास कार्यों और नियमों के को लेकर, और विकास कार्यों और नियमों के नाम पर हुई ये तीखी नोकझोंक कोई निजी तनातनी नहीं है, बल्कि पश्चिमी यूपी में वर्चस्व और मुस्लिम वोट पर एकाधिकार की पुरानी सियासी जंग का नतीजा है। पश्चिम यूपी वैसे ही इंडिया गठबंधन की कमजोर कड़ी कही जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसद विधायक लेवल के नेता ही सरेआम एक दूसरे से उलझेंगे, तो चुनावी मैदान में कार्यकर्ता कैसे एकजुट होंगे, उनके बीच में क्या संदेश जाएगा। चंद्रशेखर आजाद की सक्रियता, असदुद्दीन ओवैसी की कोशिशें, बसपा सुप्रीमो मायावती की घेराबंदी और एनडीए गठबंधन में बीजेपी जयंत चौधरी की जोड़ी, इन सब के बीच अखिलेश यादव वेस्ट यूपी के चक्रव्यूह को कैसे संभालेंगे। आपसी खींचतान का ये संदेश 2027 में 2024 वाली जो पिक्चर थी उसको बिगाड़ तो नहीं देगा। इस पर तफसील से चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा। उत्कर्ष जी, सहारनपुर में दिशा की बैठक हो रही थी और जिस तरीके से राजनीतिक रिश्ते वहां दिशाहीन हुए, तू मैं हुई इमरान मसूद और आशू मलिक के बीच, तो आपको क्या लगता है इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं में तालमेल के नजरिए से या इंडिया गठबंधन के ओवरऑल रिश्तों के नजरिए से ये पूरा इंसिडेंट, इस पर आप कैसे देखते हैं? आप इसे क्या इसका राजनीतिक संदेश है? देखिए, आशू मलिक और इमरान मसूद ये एक म्यान में दो तलवारें हैं और ये दोनों कभी एक साथ, इनका इतिहास रहा है कि दोनों एक दूसरे की खिलाफत ही करते रहे। अच्छा, एक तरफ इमरान मसूद हैं जो प्रियंका गांधी के करीब माने जाते हैं, उनका भरोसा है, और दूसरी तरफ आशू मलिक हैं जो अखिलेश यादव के भरोसेमंद हैं। जब पार्टी टूटी थी, समाजवादी पार्टी जब टूटी थी, उस वक्त पश्चिम उत्तर प्रदेश में आशू मलिक ने अखिलेश यादव का साथ दिया था और तब से उसके बाद फिर वो एमएलसी भी रहे, उसके बाद फिलहाल विधायक भी हैं। तो ये तो है मामला, लेकिन अब इसमें पार्टी लेवल से ज्यादा मामला जो है पर्सनल है जी, और ये पर्सनल निश्चित तौर पर अफेक्ट करेगा। मतलब ऐसा तो है नहीं कि कार्यकर्ता जो है वो दोनों खेमे हैं। इमरान मसूद चाहते हैं कि उस इलाके में, सहारनपुर और उसके आसपास के इलाके में, उनके अलावा कोई मुसलमान नेता ना हो। दूसरा, उनको वो मुस्लिम दलित गठजोड़ के भी आर्किटेक्ट हैं उस इलाके में, और चंद्रशेखर के साथ भी उनकी नजदीकियां हैं। और ये भी तय है कि इमरान मसूद और अखिलेश यादव में भी तल्खी है। वो वक्त था जब इमरान आए थे, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी उन्होंने, और उसके बाद टिकट को लेके कुछ तू मैं हुई और उसके बाद इमरान निकल गए थे। तो वहां पे कंफर्ट जोन नहीं है। हालांकि इस बैठक में जिसका जिक्र है, ये दिशा की बैठक थी, इसमें इकरा हसन भी थी जी, और वो शालीन नेता हैं, वो अपना शालीनता के साथ चीजें कर ले जाती हैं। लेकिन आशू मलिक और इमरान का कन्फ्रंटेशन तो है, और ये एक फिक्र होनी चाहिए इंडिया गठबंधन के लिहाज से, क्योंकि एक ही जिले में दो नेता, एक ही समाज के दो नेता अगर एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं रख रहे हैं, और ये तालमेल नहीं, मतलब व्यक्तिगत तौर पर तो ये तालमेल होना बड़ा मुश्किल है, हालांकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कैसे कंट्रोल होगा, इसको लेकर के भी इंडिया अलायंस के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो गठबंधन को शेप दे रहे हैं, उनके लिए भी ये फिक्र की बात है। क्योंकि इमरान भी बेबाक हैं, बल्कि कई बार तो बहुत तल्ख हो जाते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं। कई बार उन्होंने बयान भी दिए हैं जिसमें वो, उनका मानना ये रहता था कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन ना हो, ये भी करते रहे हैं।
दूसरी तरफ आशु मलिक हैं जो वफादार हैं अखिलेश यादव के। तो दोनों को ओवरलुक करना बड़ा मुश्किल है, और दोनों को ओवरलुक नहीं किया जाएगा तो दोनों के साथ ये है कि दोनों के पास अपने इलाके में एक मजबूत जमीन भी है। तो अब ये देखना है, ये चुनौती तो है, लेकिन ये कि धीरे धीरे कांग्रेस कुछ अपने संगठन में कुछ नियुक्तियां बदलने लगी हैं, जिससे लग रहा है कि यूपी चुनाव को लेके कुछ गंभीरता कांग्रेस खेमे में बढ़ी है। कुछ प्रभारियों को बदला गया जो लंबे समय से यूपी पे काबिज थे, धीरज गुजर वगैरह, तो उनको हटाया गया है। आज मीडिया सेल ने भी दिल्ली में पवन खेड़ा की तरफ से एक नोट आया है जिसमें 5-6 लोगों का नाम है जो यूपी इलेक्शन के मद्देनजर मोर्चा संभालेंगे, डायरेक्शंस देंगे। संजीव आर्या की भी नियुक्ति की थी पिछले दिनों कांग्रेस। लेकिन अब वही बात वही है कि प्रदेश अपनी जगह, सहारनपुर मंडल अपनी जगह, और सहारनपुर नहीं, मैं सॉरी आपको बीच में टोक रहा हूं। मैं ये कहना, मेरा एक पॉइंट है कि हमेशा हम लोग इस लड़ाई को या इस नोक-झोंक को एक इलाकाई पर्सपेक्टिव से देखते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इमरान मसूद सांसद है, पूरे पार्लियामेंट सेशन के दौरान उनकी जो बाइट्स होती हैं हर मुद्दे पे वो चलती हैं और वो नेशनल मीडिया पर या जो ट्रेडिशनल मीडिया है उस पर दिखाई देती हैं। वो जब भी उनका सहारनपुर में भी आशु मलिक से झगड़ा होता है तो ऐसा तो है नहीं कि वो किसी लोकल पेपर में या लोकल वेबसाइट पे छप के रह जाता है। वो उसकी बीइंग इमरान मसूद, उसकी जिस तरह से चर्चा होती है वो पूरी एक आजकल तो भाई जमाना बात तो चर्चा की है ना, चर्चा तो पूरी बड़े लेवल पे होती है। फिर इमरान मसूद सिर्फ सहारनपुर की बात नहीं करते हैं, वो जब तब जिसका जिक्र आपने भी किया वो तो पूरे उत्तर प्रदेश का एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। कई बार इंटरव्यूज के दौरान वो राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को चेतावनियां देते हुए नजर आते हैं, वो राहुल गांधी के लेवल पर बात करते हुए नजर आते हैं, जैसे राहुल गांधी के हवाले से बोल रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये भले ही सहारनपुर की एक पार्लियामेंट्री सीट या 5-6-7 असेंबली सीट्स की लड़ाई दिखती हो, लेकिन वोटरों के नजरिए से या एक मैसेज के नजरिए से तो फिर बड़ा ही है ना ये। निश्चित तौर पर मैसेज तो इसका देखिए, चर्चा है तभी हम लोग बात कर रहे हैं, उसका महत्व है तभी हम लोग बात कर रहे हैं। इमरान 2004 से उसकी पॉलिटिक्स को देख रहा हूं मैं। 2004 का चुनाव इमरान मसूद ने लड़ा था और काफी कंट्रोवर्शियल रहे थे, और उसके बाद से एक उनकी स्टाइल है, वो कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते रहते हैं, एक वो माउथ पीस हैं वो इस तरह से। अब यहाँ पे क्या है कि अच्छा, इमरान शीर्ष नेतृत्व के नजदीकी हैं, ये बात भी छिपी नहीं है कांग्रेस के, तो कई बार ऐसा मैसेज भी देने की कोशिश इमरान भी करते हैं जैसे वो कांग्रेस का कोई ऑफिशियल स्टैंड दे रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस के टॉप लेवल से इंफॉर्मेशंस मिलती हैं जो, उसमें रहता है कि पार्टी का स्टैंड नहीं है, पार्टी अपना तय करेगी और ठीक है, बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक हवा रहती है। तो कई बार ऐसा होता है कि अभी तो देखिए सीटें फैसला नहीं हुई हैं, और सीटें जब तक फैसला नहीं होंगी तब तक जो है ये दबाव की राजनीति कोई ना कोई इधर से कोई ना कोई उधर से करता रहेगा। और खास तौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जैसा आपने शुरू में जिक्र किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो इलाका है जहां पे समाजवादी पार्टी ने परफॉर्म पिछले चुनाव में तो ठीक कर दिया था लोकसभा में, लेकिन अदरवाइज 2014 से वो एक एरिया ऑफ कंसर्न तो है अपोजिशन के लिए, खासतौर समाजवादी पार्टी के लिए। तो 2014 में जिस तरीके से वहां के माहौल हालात हुए थे, उसको बड़ी मुश्किल ठीक कर पाई पार्टी। उसके बाद जयंत चौधरी के साथ आई, फिर थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन चौधरी भी चले गए। अब ऐसे में कांग्रेस के साथ, लेकिन ये भी सही है कि इंडिया गठबंधन अगर गठबंधन के तौर पे लड़ता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, तो जो वोट रेशियो है ना, जो वहां का उस इलाकाई जो गणित है, उस गणित को भारी पड़ जाएगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें खींचने की भी एक रणनीति है इमरान की, और शायद कहीं ना कहीं ये मानने में भी गुरेज नहीं करना चाहिए कि अगर कांग्रेस नेतृत्व ना चाहे या वो इसको सख्ती से कर ले,
है ना? तो बिल्कुल तो इमरान को चुप हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तो हवा दी जा रही है और ये तब तक चलेगा नीरज जी जब तक कुछ ठोस, मेरे ख्याल से वो टाइम जो है अक्टूबर के आसपास हम देखेंगे, जो अभी तक के माहौल के हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि तब तक चीजें फिर सारी सेटल डाउन हो जाएंगी, क्योंकि अंदर खाने जानकारी ये है, मिल रही है कि सीटों के ऊपर भी अभी तो नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर कुछ सहमति बनती दिखाई दे गई है। इसी पार्लियामेंट सेशन के दौरान एक रोज टॉप लेवल जब मैं कह रहा हूं तो एक्सट्रीम टॉप की बात कर रहा हूं, कुछ कम्युनिकेशन हुआ है और एक अंडरस्टैंडिंग बनी है। तो उसके भीतर जो है वो अब नंबर ऑफ सीट्स तय हो जाएं, लेकिन उसके बाद कौन सी सीट्स हैं, इमरान की एक राजनीति रही है, इसको बहुत गौर से देख लेना चाहिए कि इमरान जो है वो सहारनपुर और आसपास के, मतलब उनकी जो अपनी सीटें हैं वो कई बार ऐसे बिगाड़ते भी हैं, उनके अंदर ये क्षमता है कि दूसरा मतलब जीत ना पाए तो हार तो जाए ही, और उसके शिकार कुछ बड़े नेता हुए हैं। तो वो उधर अपना वर्चस्व नहीं छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि वो पूरा जो फैमिली लीगेसी है ना, काजी रशीद मसूद से लेके और अब इमरान और नोमान तक, तो वो उस इलाके की जमींदारी अपनी जो जिसको कहेंगे उसको करने के लिए वो ये सब प्रेशर बनता रहता है। बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों के लिए एक छोटा सा बैकग्राउंड दे दूं, क्योंकि हम जयंत चौधरी की और पिछले चुनावों की बात कर रहे थे। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, यानी पिछला विधानसभा चुनाव, तब जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर लड़े थे। ये वो दौर था 2022 का चुनाव जिससे पहले किसान आंदोलन जो है पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। 1.5 साल से किसान जो है वो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए थे। आखिर में बीजेपी को चुनावों के प्रेशर में ही प्रधानमंत्री को किसान कानून, जिनके विरोध में किसान बैठे थे, उन्हें वापस लेना पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद इस सारी जो परिस्थितियां थी जो कि बीजेपी के खिलाफ नजर आ रही थी, जयंत चौधरी की शक्ल में एक मजबूत रीजनल पार्टी विपक्ष में थी, तब भी बीजेपी ने वहां अच्छा प्रदर्शन किया था। 2024 के चुनाव आते आते जयंत चौधरी जो है वो बीजेपी के खेमे में आ गए, और जो अगर आप आंकड़े देखते हैं और बीजेपी की जो पतली हालत एनडीए की नजर आती है, वो पश्चिमी यूपी में उतनी पतली लोकसभा चुनाव में भी नहीं थी। यानी कुल मिलाकर जो मैं कह रहा हूं कि पश्चिमी यूपी का में जो एक पूरा पिक्चर बनती है, वहां पर इंडिया गठबंधन को वैसे ही अपने कील कांटे ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत है पूर्वांचल के मुकाबले। ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनके नेता आपस में लड़ते झगड़ते रहें। अब पश्चिमी यूपी में उत्कर्ष जी मुझे ठीक कीजिएगा अगर मैं गलत हूं, तो मुख्य रूप से हम 3 सेगमेंट्स की बात करते हैं वोटर के नजरिए से। एक दलित वोटर, एक मुस्लिम वोटर और एक हिस्से तक जाट वोटर। अब जाटों के नजरिए से जयंत चौधरी बीजेपी के साथ है। अब दलित सेगमेंट की बात करते हैं तो वहां चंद्रशेखर आजाद की लगातार सक्रियता है। मायावती ने भी कुछ अपनी सक्रियता दिखानी शुरू की है, आकाश आनंद को मैदान में उतार दिया है। यानी कि यहां पर एक मुकाबले के तौर पर तिकोणीय चौकोणीय लड़ाई बनती है। फिर मुस्लिम वोट की बात कर लें, भले ही समाजवादी पार्टी को एक मुश्त वोट दिया हो, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी सेंधमारी की पूरी कोशिशें कर रहे हैं। कुल मिला के पिक्चर जो है वो काफी उलझी हुई है। तो अब ऐसे में अब यहां से अगर हम जूम आउट करके देखते हैं तो आपको पश्चिमी यूपी की स्थिति क्या दिखाई देती है? क्या ये वही जो एक एनडीए वर्सेस इंडिया ही है, या ये जो पार्टियां जिनकी मैंने बात की ये भी किसी तरह का खेल बिगाड़ने की स्थिति रखती हैं, और किसका? इसको थोड़ा और विस्तार दे दिया जाए नीरज जी, दर्शकों का समझने में और आसानी होगी। देखिए, वहां जाट वोट जिसको हम कहते हैं ना, वो जाट समाज जो है वो दोनों हिस्सों में है। हिंदू जाट भी है और मुस्लिम जाट भी है। और उसमें 2014 में काफी बिखराव आया था, एक खिंचाव था, क्योंकि उसके पहले मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, उससे काफी। लेकिन बाद में जयंत चौधरी ने भी बड़ी मेहनत की और इकरा हसन वगैरह ने भी बड़ी मेहनत की, और वो सेगमेंट को मतलब जाट एज ए होल पकड़ने की कोशिश की, और उसके नतीजे भी निकले। ये सही बात है कि दलित वोट
बहुत महत्वपूर्ण है उस इलाके में। याद कीजिए सहारनपुर तो मायावती भी चुनाव लड़ चुकी हैं, जी बिल्कुल, सांसद रह चुकी हैं। तो लेकिन इन तीनों के अलावा मुस्लिम, हिंदू जाट और ये दलित वोटर, इसके अलावा वहां सैनी बिरादरी जो है, सैनी, शाक्य, कुशवाहा, मौर्य, इसको मतलब अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम दिए से पहचाना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और खास तौर पर जो ये ओबीसी बिरादरी है, और ये लंबे टाइम तक बीजेपी के साथ रही भी, पिछले कुछ चुनाव में अगर हम देखें, लेकिन हमने ये भी देखा कि 2024 के चुनाव में ये बिखर गया था। अब जैसे जयंत चौधरी के साथ ये कि वो अपने उस जाट वोटों के बूते वो अपने आप को मजबूत रखते हैं, मतलब पूरी लोक दल की जो पॉलिटिक्स है, चौधरी चरण सिंह जी के बाद जब अजीत सिंह आए और अजीत सिंह ने अपने आप को कन्फाइंड कर लिया वेस्टर्न यूपी में, तो वो वहां पे बस फिक्स हो गए। जयंत भी अब चौधरी अजीत सिंह के नक्शे कदम पर हैं, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। वो लोकसभा में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन ये जो ओबीसी वोट है, जो खास तौर पे सैनी वोट है, क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी के लिए जो दो मजबूत नेता हैं, एक इकरा हसन जो जिनकी स्वीकार्यता अपनी बिरादरी तक सीमित नहीं है, वो जाटों के दोनों समाज में उतनी ही अच्छी उनकी पैठ है, उसके अलावा और भी समाजों में है। दूसरा हरेन मलिक, जो जाटों पर एक मुश्त अजीत सिंह का क्लेम को चैलेंज कर देते हैं। तो वो है तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला। अगर कागज पे देख लीजिए तो वो दिखाई देगा कि साहब अजीत सिंह और भाजपा एक है तो सब चंगा है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब लेयर्स बन गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी की जहां तक बात है, देखिए मैं हमेशा अभी तक जब तक नतीजे नहीं आ पाए, मैं पिछले 3 चुनाव उन्होंने लड़े हैं यूपी में, मैं उसी के बेसिस पर बात करूंगा, वो बहुत प्रभावी नहीं है और उनकी एक्सेप्टेंस उस तरह से नहीं है। हाँ, वहां पे लोकल लीडरशिप या ये मैं मान सकता हूं कि अगर कांग्रेस अलग हो जाए, समाजवादी पार्टी अलग हो जाए, तो मुस्लिम वोट बटेगा। लेकिन अगर ये दोनों, इन सारे इमरान और आशु मलिक के मतभेदों और संघर्षों के बावजूद अगर एक साथ चुनाव लड़ती है, तो फिर मुस्लिम वोटर के सामने कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि उसका टारगेट जो है बड़ा क्लियर है। तो असली जो दांव लगना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो लगना है ओबीसी पर, क्योंकि जो प्रमुख जातियां हैं उनके तो खेमे सेट हैं, और दलितों में निश्चित, और मैंने कहा ना कि इमरान मसूद ने जो प्रयोग किया था, चंद्रशेखर की शुरुआती राजनीति में बैकअप इमरान ने दिया था। तो इमरान और चंद्रशेखर के रिश्ते भी अच्छे हैं, और वो एक टाइम था, मुझे याद है 2004 के बाद वाला, जब उत्तर प्रदेश में एक चर्चा शुरू हुई थी दलित मुस्लिम गठजोड़ की, और बाद में वो मायावती ने उसको प्रयोग भी किया था। तो वो गठजोड़ तो स्वाभाविक तौर पर बनता है, ऐतिहासिक रूप से भी बनता है, और वर्तमान बीच के अगर कुछ 5-6 सालों को छोड़ दीजिए तो वो बिखराव तो नहीं दिखता है। और यही फायदा, जैसे मुनकाद अली को जब मायावती उस इलाके में सक्रिय करती है, तो उनका भी फोकस यही रहता है इसी ब्लॉक पे। अब इस ब्लॉक का भरोसा फिलहाल नहीं है, क्या होगा अभी तो 4-5 महीने का वक्त है, नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि अभी तक फिलहाल नहीं दिख रहा है, कोई ऐसे इंडिकेशन दिख नहीं रहे हैं। लग रहा है कि ये इंडिया अलायंस की तरफ है। लेकिन वो जो सैनी वोट है, जो मेजरली ओबीसी का सबसे बड़ा पार्ट है, वो कैसे बिहेव करता है, क्योंकि बीजेपी के पास भी उस इलाके में नेता है सैनियों के, तो वो डिसाइड कर देगा। काफी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, पूर्वांचल में भी क्षेत्रीय दलों की कमी नहीं है, जो कि खास तौर पर जो बीजेपी के साथ है, एनडीए में है, लेकिन पश्चिम में मामला थोड़ा और ज्यादा पेचीदा कम से कम फिलहाल देखने में नजर आता है। एक बात और, इस इमरान मसूद वर्सेस आशु मलिक की चर्चा से बाहर निकलकर पिछले दिनों एक बड़ा और चर्चित बयान रहा अखिलेश यादव का कि हमने तो चवन्नी से रुपया बनाया। जयंत चौधरी के ऊपर उन्होंने एक तंज कसा, और जयंत चौधरी का जवाब भी उस पर आया है, एक सॉफ्ट सा जवाब।
कुछ लोगों का ये मानना है कि जयंत चौधरी का फायदा करवा दिया अखिलेश यादव ने। उनको और सहानुभूति मिलेगी कि भैया ये तो जो होता है ना एक कि भाई हमारे नेता को चवन्नी कह रहा है। तो आप कैसे देखते हैं, आप कैसे देखते हैं इसको पूरा उसमें? देखिए ये बात तो सही है। असल में क्या हुआ, इसकी बुनियाद में जयंत चौधरी का ही एक बयान है। जब 2022 में वो लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में, तो उन्होंने एक बयान दिया था एक सभा में। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि मैं अलग हो जाऊंगा, मैं कोई चवन्नी थोड़ी हूं जो पलट जाऊंगा। और हुआ ये कि 2 साल में ही वो पलट गए। तो वो तंज वहां है। लेकिन देखिए, ये जितने लीडर हैं ना, चाहे जयंत चौधरी हो या पूर्वांचल के जो लोग हैं, ये अपनी एक सिंगल बिरादरी के वोटों के ऊपर सरवाइव करते हैं और उसी को इंटेक्ट करते हैं। अच्छा, जाट वोटर वैसे भी बड़ा इमोशनल है, वो एक लंबे टाइम। अच्छा, दूसरे वोटरों, दूसरी पार्टियों और जयंत चौधरी के साथ एक फर्क भी है जहां पे वो थोड़े प्लस कर जाते हैं। एक तो उनकी प्रोफाइल बड़ी है क्योंकि उनकी लीगेसी बड़ी है जी। बाकी ओम प्रकाश राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो और संजय निषाद हो, इनके पास कोई लीगेसी नहीं है। लेकिन वहां पे मामला जयंत चौधरी नहीं रह जाते हैं, वहां पे मामला जो है चौधरी चरण सिंह हो जाते हैं। तो उसका एक ठीक है, सिंपैथी तो जो उनके समर्थक हैं उनके भीतर तो है, लेकिन मेरी जानकारी ये कहती है कि जाटों के भीतर भी एक बड़ा हिस्सा है जो खासतौर पे जी जाट बिरादरी ना खापों में एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक भारत के सोशियोलॉजी से भारत के पॉलिटिकल कमिटमेंट का बड़ा रिश्ता है। तो जाटों के भीतर कई खाप हैं, खाप पंचायतें हैं। अब उसमें भी आपस में बड़े संघर्ष हैं। ये बात हमने राजपूत बिरादरी में भी देखी है, बुंदेलखंड में खास तौर पर, कि विधानसभा में सिंगर अगर आ जाएगा तो उसको कछवाए नहीं वोट देंगे। तो अब वहां पे भी जो पश्चिम में है वैसे ही वहां भी है। लेकिन जो समर्थक हैं वो, अब आप देखिए ना, एक्स पे बहुत सारे इस तरह के वो आने लगे हैं जो आप जिक्र कर रहे थे कि भाई हमारे नेता को ऐसे बोल दिया इसने। तो वो चल रहा है और वो सेंटिमेंट होगा, एक हिस्से में वो सेंटिमेंट रहेगा, क्योंकि मैंने बताया कि लिगेसी है। बात जयंत चौधरी से निकल के वो चौधरी चरण सिंह तक जाती है, तो वो पीढ़ियों की लिगेसी है। लेकिन इसका फायदा उठा के चौधरी सीटें अपनी बढ़वा लेंगे, बार्गेन कर लेंगे, ये संभव नहीं है। क्योंकि बीजेपी अपने किसी भी अलायंस को इतना फ्री हैंड नहीं देने जा रही है। तो वो उनकी जो सीटें थी, मुझे लगता है कि जैसे अगर देखिए हालिया दिनों में, तो गठबंधन जब समाजवादी पार्टी के साथ रहा तो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा लंबे टाइम के बाद। हाँ, बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मेंस रहा। लेकिन वो परफॉर्मेंस को बेसिस बना के अगर जयंत मांगेंगे टिकट तो बीजेपी नहीं देने वाली है। नहीं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक सप्लीमेंट्री डाल देता। तो पूरे एनडीए की सहयोगी दलों की सीटें खुद बांट दे रहे हैं, मतलब वो बीजेपी का काम कर दे रहे हैं। और वो जो सीटों के नंबर हैं, वो आरएलडी को 73 सीट, सुभाषपा को 39, निषाद पार्टी को 31, अपना दल को 19, यानी अखिलेश यादव 162 सीटें जो हैं वो सहयोगी दलों में बांट दे रहे हैं और बीजेपी के लिए 250 से भी कम सीटें छोड़ रहे हैं। ये कौन सा माइंड गेम है? माइंड गेम है, ये माइंड गेम है। वो सहयोगियों को कह रहे हैं कि भैया इतनी मांगो, वो उन्हें उकसा रहे हैं, जो है बढ़ गई है और तुम इतना मांगो। और ये सटायर भी है, ये सटायर भी है और आगे इसका इस्तेमाल भी होगा, ऐसा लगता है। क्योंकि वो कहेंगे कि भाई इतनी बात हो रही थी, देर हमने तो कहा था 73 मिलेगी और तुमको मिल गई 23, है ना। राजभर को बड़ा माइंड गेम खेल दिया है। ये माइंड गेम है। और इस तरह के माइंड गेम जो है ना, ये कुछ और नहीं करते, एक सटायरस वो है। क्योंकि जिस वक्त वो बयान आया अखिलेश यादव का, तो उसी वक्त समझ में आ गया था कि ये जो है एक अलग हवा दे रहे हैं। मतलब कुछ लोगों ने तो ये समझा कि ये सीटें गलत हैं, कुछ लोगों ने ये समझा ये हैंडल गलत है। ये हैंडल तो किसी बीजेपी नेता का होना चाहिए था। सीटें ही गलत निकलने वाली है, हैंडल बिल्कुल सही था। सीटें ही गलत निकलने वाली है, क्योंकि किसी तरह से भी
जयंत चौधरी का क्लेम बनता ही नहीं है 73 सीट। जी 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 जी, वो तो पूरा अनुप्रिया पटेल 19 सीट पर खुद ही नहीं लड़ेंगी, है ना। क्योंकि देखिए अनुप्रिया के साथ भी मैं देख रहा हूँ, अनुप्रिया को मैं 2012 से देख रहा हूँ, और 14 में जब वो बीजेपी में गई, बीजेपी के अलायंस में गई, तो लोकसभा 14 वाली, तो 2 सीटें उन्होंने ली, केंद्र में मंत्री भी बनी, दोनों सीटें जीती भी थी, सब कुछ अच्छा रहा। लेकिन अनुप्रिया ने पार्टी को एक्सपेंड नहीं किया, और फिर वो उनके पति उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हो गए। देखिए इन सबों की प्रॉब्लम क्या है, ये जितनी रीजनल पार्टियां, चारों एनडीए की जो सहयोगी दल हैं, एनडीए के भीतर जो सहयोगी दल हैं, जयंत चौधरी अपने मंत्रालय के अलावा बाकी फिक्र नहीं करते हैं। अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल मंत्री हैं केंद्र और राज्य में, उसके बाद उन्होंने, मैंने देखा नहीं, 1-2 सम्मेलन तो हमेशा होते हैं उनके, लेकिन वो अभी एक बड़े आधार को, जैसे होता ना कि पार्टी मिल गई तो पार्टी के आधार को बढ़ाएं, आधार को बढ़ाते हुए नहीं देख रहे। वो दे आर फीलिंग कंफर्टेबल कि उनके पास जो इक्विटी है उसी में वो उनका काम हो रहा है। ओम प्रकाश भी परेशान है अपने बेटे को सेटल करने में, वो 2 चुनाव हार गया बेचारा। लेकिन एक्सपेंशन अगर किया है किसी ने एरिया वाइज भी, वो भले ही परिवारवाद बहुत मजबूती से कर रहे हैं, लेकिन संजय निषाद ने वो वेस्टर्न यूपी में भी दिखाई दे जाते हैं, वो बुंदेलखंड में भी, कालपी में भी दिखाई दे जाते हैं, वो भदोही में भी दिखाई दे जाते हैं, और गोरखपुर सतकबीर नगर में तो है ही है। तो लेकिन ये है कि महत्वाकांक्षाएं बढ़नी और परिवार से बाहर निकलना। तो अजीत सिंह भी जो है कोई बहुत ऐसा डिमांड नहीं करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से 25 भी मांगे और कितनी मिलती है ये तो मालूम नहीं, लेकिन 73 इज वेरी बिग नंबर जो उनके उससे बाहर है। नहीं बिल्कुल, सीटें ही कितनी है, सब उन्हीं को दे देंगे, और पूर्वांचल में जीत का है क्या कि उनको दे देंगे। मतलब मथुरा के बाद देखिए मुजफ्फरनगर, बागपत और उसके बाद फिर मथुरा, इसके अलावा तो मामला कहीं आरएलडी का कुछ दिखता नहीं। आरएलडी का आगरा में एक टाइम में था, लेकिन अब तो वो भी कहीं कुछ नहीं रहा। बिल्कुल ये तो एक माइंड गेम है, जो हमें आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरह से इसका और इस्तेमाल अखिलेश यादव करते हैं। लेकिन दोस्तों कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक परिस्थितियां फिलहाल हैं वो काफ़ी दिलचस्प बनी हुई हैं। हमने बात तो इमरान मसूद और आशू मलिक की तो नोक-झोंक से शुरू की थी, लेकिन पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक ओवरऑल तस्वीर डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा के साथ इस बातचीत में हमें समझ में आई है, और ये साफ-साफ बता रही है कि आने वाले दिनों में जब जैसे-जैसे उम्मीदवार डिसाइड होंगे और सहयोगी दलों के सीट बँटवारे को लेकर बातें होंगी, ये हमें और ज़्यादा नोक-झोंक तीखी होती हुई नज़र आएँगी, या पूरी स्थितियाँ दिलचस्प होती हुई नज़र आएँगी, जिन पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों आज के लिए नमस्कार।